ये एक छोटी सी पहाड़ी थी जो सरसब्ज दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। इसके पीछे फलक बोस पहाड़ थे। इन पहाड़ों को भी दरख्तों के सब्ज रंग ने पूरी तरह सब्ज बनाया हुआ था। पहाड़ के दामन में एक बस्ती के खंडरात थे और बस्ती के शुमाल की तरफ से एक पहाड़ी नाला बहता था। पहाड़ी के सामने दूर दूर तक लंबे लंबे दरख्तों का जंगल था और इसके पास वसी और अरीज मैदान थे। दूर से देखने पर पहाड़ी पहाड़ों से अलग मालूम नहीं होती थी। पहाड़ों पर जगह जगह जरखेज ज़मीन के छोटे छोटे किताब थे जिनमें कभी यहाँ के रहने वाले जवार और मकई बोया करते थे। पहाड़ी की पुश्त पर मुजाहिदीन के कोहदोज गार नुमा मोर्चों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। पहाड़ी के एक तरफ दरख्तों के एक झुंड में तैयारा शिकन तोप नस्ब थी। इस तोप को मुजाहिदीन दोशका का नाम देते थे। इस तोप पर एक नौउमर मुजाहिद मामूर था। इसका नाम अली खान था। इसकी उम्र 13 साल थी। एक माह कबल ही इसने इस तैयारा शिकन तोप से दुश्मन का एक तैयारा मार गिराया था। अली दोशका के अलावा रॉकेट लॉन्चर चलाने का भी माहिर था। आज से चंद साल पहले जब इसका मुल्क अफगानिस्तान आज़ाद था तो अली खान अपने वालिदैन और एक छोटी बहन साइमा के साथ रहता था। इसका घर बहुत खूबसूरत था। मकान के सामने काफ़ी बड़ा सहन था। सहन में अंगूर और अनार के पौधे लगे हुए थे और सहन की चार दीवारी को सफेदे के हरे हरे लंबे लंबे दरख्त घेरे हुए थे। गांव से थोड़ी दूर इनकी ज़मीन थी। ज़मीन पहाड़ के दामन में वाक़ थी और करीब ही से पहाड़ी नाला गुजरता था। ज़मीन के एक हिस्से पर अनारों और शहतूत का बाग था। बाकी हिस्से पर अली का वालिद गंदम और मकई उगाया करता था। ज़मीन के एक तरफ पहाड़ के दामन में पानी का एक चश्मा था जिससे खेती बाड़ी के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता था। अली स्कूल में पढ़ता था। जब स्कूल से वापस आता तो खेतों में अपने वालिद के साथ काम करता और गर्मियों में वो शहतूत के दरख्तों की घनी और ठंडी छाँव में बैठकर स्कूल का काम करता था। गांव से जब उसका कोई दोस्त आ जाता तो वो इसे शहतूत या अनार ज़रूर खिलाता, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश वो इस वक्त होता जब गर्मियों की बारिश होती और पहाड़ी नाले में पानी भर जाता तो फिर वो नाले में अपने दोस्तों के साथ घंटों नहाता रहता। साइमा घर में सबसे छोटी थी इसलिए सब इससे बहुत प्यार करते। जब वो तरह तरह की शरारतें करती तो सब इसकी शरारतों से खुश होते। अली की एक फुप्पी भी थी जो इनके गांव से बहुत दूर रहती थी। एक दिन सुबह ही सुबह इनकी फुप्पी इनके घर आ पहुंची तो इसे देखकर सभी हैरान और परेशान हो गए। इसके साथ इसका 7 साला बेटा खलील था और एक बकरी और बकरी का छोटा सा खूबसूरत बच्चा। अली की फुप्पी ने अली के अब्बू को देखते ही रोना शुरू कर दिया। अली के अब्बू ने बड़ी मुश्किल से इसे चुप कराया और पूछा कि बहन तेरे साथ क्या जुल्म हुआ कि तू रोए जा रही है? क्या खलील के बाप ने तुझे मारा है या तुझे घर से निकाल दिया है? अली की फुप्पी ने बताया कि नहीं भाई, ना तो मुझे खलील के अब्बा ने मारा है ना घर से निकाला है। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो जालिम रूसियों ने किया है। ये कहते ही एक दफा वो फिर फूट फूट कर रोने लगी। अली का बाप जानता था कि जब से रूसियों ने इसके मुल्क पर कब्जा किया है अफगानिस्तान का हर फर्द वहशी रूसियों के जुल्म सितम का शिकार है और हर फर्द की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। जिस गांव में भी रूसी फौजी दाखिल होते हैं इस गांव के मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल कर देते हैं, मस्जिदों को शहीद और गांव के मकानों को आग लगा देते हैं। अली की फुप्पी ने रोते हुए बताया कि पिछले हफ्ते रूसियों ने हमारे गांव पर हमला किया। टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों से गांव का मुहासरा कर लिया और रूसी फौजी घर घर तलाशी लेने लगे। क्लाशनकोफ राइफलों से मुसल्ले कई रूसी फौजी हमारे घर में भी घुस आए। तलाशी के दौरान में घर की कई कीमती चीज़ें उन्होंने अपनी जेबों में रख लीं और फिर एक रूसी दरिंदा मेरी तरफ बढ़ा। मेरे गले में पहना हुआ चांदी का हार उतारने लगा। मैंने इसे धक्का देकर परे फेंक दिया। वो दीवार से टकराया और फिर क्लाशनकोफ से मुझ पर गोली चलाने लगा तो खलील के बाप ने झपट कर उससे राइफल छीन ली और उसे कत्ल कर दिया। इतने में दूसरे रूसी फौजियों ने अपनी गोलियों से खलील के अब्बू को छलनी कर दिया और खलील का बड़ा भाई भी इनकी गोलियों से शहीद हो गया। मैं खलील को लेकर बड़े मुश्किल से बच निकलने में कामयाब हुई। रूसियों की कई गोलियां मेरे कानों के पास से गुजरी लेकिन हमारी ज़िंदगी बाकी थी इसलिए बच गई। बड़ी मुसीबतों के बाद यहाँ पहुँची हूँ। अगर ये बकरी ना होती तो शायद सफ़र के दौरान में हम भूख से मर जाते। इत्तेफाक से गोलियों के शोर से डर कर ये बकरी भी गांव से हमारे पीछे भाग आई और सफ़र के दौरान जब भूख लगती तो बकरी का दूध पी लेती। खलील की अम्मी पर होने वाले जुल्म को सुनकर सबको बहुत दुख हुआ। अली के अब्बू ने खलील की अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बहादुर बहन सब्र कर। इस मुल्क की कितनी औरतें हैं जिनके खामदों और बच्चों को रूसियों ने शहीद नहीं किया। सारा अफगानिस्तान रो रहा है मगर रूसी बहुत जालिम हैं। उन्होंने रूस के अंदर भी लाखों मुसलमानों को शहीद कर डाला है और मस्जिदों को शराब खानों और नाच घरों में बदल डाला।
कुरान मजीद और इस्लामी किताबें जला दी और अब रूसी फौज यही कुछ हमारे वतन में कर रही है। रूसी फौज के जुल्म में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था, मगर अली के गांव में अभी रूसी फौज दाखिल नहीं हुई थी। लेकिन दूसरे सूबों में जो जुल्म हो रहा था, इसकी बाज़गश्त अली के गांव में भी सुनी जा रही थी। अली का बाप अपनी बहन के बारे में बहुत फिक्रमंद था। साइमा जो बहुत छोटी थी, इन परेशानियों से आज़ाद बकरी के बच्चे के साथ सारा दिन खेलती रहती। खलील भी साइमा के साथ होता था। वो दोनों बकरी और इसके बच्चे को चराने पहाड़ों पर ले जाते। खलील और साइमा जल्द ही आपस में घुल मिल गए। वो कभी बाग में चले जाते और कभी पहाड़ी नाले पर पत्थरों से घरौंदे बनाते रहते। कभी आपस में लड़ भी पड़ते, मगर जल्द ही सुलह कर लेते। दोनों की प्यारी प्यारी शरारतों को देखकर सब घर वाले खुश होते और खलील की अम्मी आहिस्ता आहिस्ता अपना गम भूलने लगी, मगर हर नमाज के बाद अपने वतन की आज़ादी के लिए दुआ ज़रूर करती। एक दिन ऐसा हुआ कि खलील और साइमा दोनों घर रोते हुए आए। इनके हाथों में बकरी का बच्चा था जिसके जिस्म से खून बह रहा था। साइमा और खलील के कपड़े खून से सुर्ख हो चुके थे और बकरी का बच्चा मर चुका था। इसके पेट से अंतड़ियां बाहर निकली हुई थीं और बकरी इन दोनों के पीछे चीखती चिल्लाती आ रही थी। वो कभी इधर भागती, कभी उधर और कभी अपने बच्चे को देखती। इस बेजुबान की आंखों में आंसू आए हुए थे। अगर वो बोल सकती तो ज़रूर पूछती कि मेरे बच्चे को किसने कत्ल किया है, इसका क्या कसूर था। वो अपनी आंखों से कभी साइमा और कभी खलील की तरफ देखती, जैसे पूछ रही हो कि साइमा और खलील तो मेरे बच्चे से भी बहुत प्यार करते थे, फिर उन्होंने मेरे बच्चे को क्यों कत्ल होने दिया। साइमा और खलील रोए जा रहे थे। इन्हें बकरी के बच्चे से बहुत प्यार था। खलील की अम्मी ने खलील को चुप कराते हुए पूछा कि बेटा इसे किसने मारा है, तो साइमा बोल पड़ी, फूफी जान ये पहाड़ पर हमसे दूर जाकर चल रहा था। मैं और खलील भाई खेल रहे थे कि एक धमाका हुआ, हम दोनों डर गए। बकरी भागकर हमारे पास आ गई। जिस जगह धमाका हुआ वहाँ बहुत ज्यादा गर्द उड़ी। थोड़ी देर बाद मैं और खलील वहाँ पहुँचे तो बकरी का बच्चा खून में तड़प रहा था। हमें नहीं पता किसने कत्ल किया, हमें तो वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आया था। सब घर वाले परेशान थे कि आखिर बकरी का बच्चा किस तरह कत्ल हुआ, मगर किसी को समझ में कुछ ना आया। बकरी के बच्चे को दफना दिया गया। जब बच्चा दफनाया जा रहा था तो साइमा फूट फूट कर रोने लगी। इसकी अम्मी ने इसे चुप कराना चाहा तो साइमा ने कहा, अम्मी अब मैं किसके साथ खेलूंगी। उसकी अम्मी ने कहा, बेटी मैं तुझे और बकरी का बच्चा खरीद कर ला दूंगी। खलील जो साथ ही खड़ा था, इसने कहा, मगर ममानी जान ये बकरी अपने बच्चे के बगैर कैसे रहेगी। ये सुनकर साइमा की अम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए। अली पास ही खड़ा ये सब कुछ देख और सुन रहा था। वो इस वक्त 5वीं जमात में पढ़ता था, मगर बड़ा ज़हीन था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि धमाका किस चीज़ से हुआ। अभी तो रूसी भी इस गांव में नहीं आए थे और कोई जंगी जहाज भी उड़ता हुआ नहीं देखा गया था। इसने अपने बाप से भी बहुत से सवाल पूछे, मगर इसका बाप भी कोई जवाब न दे सका। घर में सब परेशान बैठे हुए थे कि गली में शोर उठा। अली और इसका बाप उठकर बाहर आए तो देखा कि कुछ लोग गांव के एक नौजवान आदमी को उठाए हुए लिए जा रहे हैं। उस आदमी के माथे और हाथ से खून बह रहा है। अली और उसका बाप भी उस आदमी के घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद इस आदमी को होश आया तो इसने बताया कि वो खेतों से गांव की तरफ आ रहा था कि रास्ते में एक खूबसूरत घड़ी देखी। इसने इसे जूं ही झुककर उठाया, एक धमाका हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अली ने देखा कि इसके हाथ में 3 उंगलियां ज़ाया हो चुकी थीं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि घड़ी उठाने से धमाका कैसे हो गया। वहाँ पर मौजूद अफराद इससे इस तरह के सवाल पूछ रहे थे, मगर वो एक ही जवाब दे रहा था कि भाई मैंने तो घड़ी ही उठाई थी। उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। एक बूढ़े ने कहा कि हमने तो आज तक नहीं सुना कि घड़ी उठाने से धमाका हो जाता है, ये ज़रूर किसी से लड़ कर आया है। दूसरे ने इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर घड़ी उठाने से धमाके होते तो भला लोग घड़ियां क्यों पहनते। यही बातें करते लोग वहां से अपने अपने घरों की तरफ चले गए। अली और इसका बाप भी घर वापस आ गए। अली ने अपने बाप से कहा कि अब्बू कोई ना कोई बात ज़रूर है। इस आदमी का हाथ भी धमाके से ज़ख्मी हुआ और हमारी बकरी का बच्चा भी धमाके से हलाक हुआ। हमें इस पर सोचना चाहिए कि यह धमाका कैसे हुआ। अली के बाप ने उसे समझाया कि बेटा जो बात बड़ों की समझ में नहीं आ रही वो तुम्हारे सोचने से तुम्हारी समझ में कैसे आएगी, इसलिए आराम से जाकर सो जाओ। सोने से पहले बड़ी देर तक अली इन धमाकों पर गौर करता रहा, मगर इसकी समझ में कुछ न आया। साइमा और खलील बकरी के बच्चे के हलाक होने से काफ़ी उदास थे और साइमा ने रात को खाना भी नहीं खाया था। वो रात गए तक अपनी अम्मी से बकरी के बच्चे का जिक्र करती रही और जिक्र करते करते ही सो गई। सुबह उठकर साइमा की अम्मी ने देखा कि बकरी ने भी रात को कुछ नहीं खाया था और चारा इसके सामने वैसे ही पड़ा था। दूसरे दिन सुबह के वक्त अली अपने खेतों से होकर वैसे ही पहाड़ पर चढ़ा तो इसने देखा कि कुछ दूर एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है,
जब करीब जाकर देखा तो वो इसका दोस्त अहमद गुल था। वो बेहोश था और इसके एक बाजू से खून बह रहा था। पूरा हाथ बाजू से अलग हो चुका था। इसने इसके बाजू पर पट्टी बांधी और इसे उठाकर अपने बाग में ले आया। इतने में इसका बाप भी वहां पहुंच गया। अली ने इसे सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद अली और इसके बाप की कोशिशों से अहमद गुल होश में आ गया। इसने बताया कि वो पहाड़ पर सैर करने आया था कि इसने एक कलम देखा। यूं ही उसने कलम उठाया, धमाका हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी दिन दोपहर के वक्त साइमा और खलील घर से निकले और दोनों पहाड़ पर उसी जगह खेलने के लिए आ गए जहां बकरी का बच्चा हलाक हुआ था। वो बड़ी देर तक इस जगह को देखते रहे कि साइमा की नज़र चंद गज दूर एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वो एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया थी। इसने खलील को भी बताया और पकड़ने के लिए गुड़िया की तरफ दौड़ी। यूं ही उसने गुड़िया को उठाया, एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और साइमा शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गई। खलील घबरा गया और चीखता हुआ घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब साइमा का अब्बू पहाड़ पर पहुंचा तो इसने देखा कि साइमा का एक बाजू टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा पड़ा था। चेहरे और गर्दन पर भी गहरे जख्म आए थे और बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। वो इसे उठाकर घर लाया तो घर में एक कोहराम मच गया। कई दिनों बाद अली और इसका बाप जख्मी साइमा को लिए बर्फ पोश पहाड़ों और ख़तरनाक जंगलात से गुजरते हुए और रूसी फौजियों से छुपते हुए मुजाहिदीन के एक अड्डे पर पहुंचे। मुजाहिदीन ने साइमा को एक गाड़ी में सवार किया और फ़ौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने साइमा के जख्मों को देखने के बाद मायूसी का इजहार किया और कहा, अगर आप बच्ची को फ़ौरन अस्पताल ले आते तो बचाना आसान था, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं, शायद बच जाए। 3 दिन बाद साइमा को होश आया। अपने भाई और बाप को देखा। अली ने जब साइमा को आंखें खोलते देखा तो बहुत खुश हुआ और बाजार से साइमा के लिए जो खिलौने खरीद कर लाया था वो साइमा के सामने रखे। इनमें एक प्लास्टिक की गुड़िया भी थी। गुड़िया साइमा का पसंदीदा खिलौना था, लेकिन अब यूं ही इसने गुड़िया को देखा, वो चीख मारकर दोबारा बेहोश हो गई। डॉक्टर चीख सुनकर दौड़ा आया। इसने आकर बहुत कोशिश की कि साइमा होश में आ जाए, मगर तमाम कोशिशें बेकार हो गईं और चंद घंटों बाद जब डॉक्टर ने बताया कि साइमा की रूह जन्नत शहदा की तरफ परवास कर गई है तो अली धाड़े मार मार कर रोने लगा। जब अली और इसका बाप कुछ संभले तो डॉक्टर ने बताया कि बकरी का बच्चा और साइमा दोनों बारूदी खिलौनों, जिन्हें खिलौना बम भी कहते हैं, से शहीद हुए थे। ये बहुत ही खतरनाक हथियार है जो रूस अफगान कौम की नई नस्ल को कत्ल करने या फिर अपाहिज बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी हमारे पास बहुत से बच्चे इन खिलौनों से ज़ख्मी होकर आए हैं। ज़ख्मियों में से कुछ बच्चे तो शहीद हो जाते हैं और जो बचते हैं इनमें से अक्सर के हाथ या पाँव ज़ाया हो जाते हैं। ये बारूदी खिलौने रूसी मुख्तलिफ तरीक़ों से आम गुजरगाहों और पहाड़ों पर रात को फेंक देते हैं। इनमें इतना बारूद भरा होता है कि इसके फटने से हाथ या पाँव या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा ज़ाया हो जाता है और बाज़ औक़ात इन खिलौनों से बच्चे मौके पर हलाक भी हो जाते हैं। और खूबसूरत बारूदी खिलौनों को बच्चे जब उठाते हैं तो वो धमाके से फट पड़ते हैं। रूस का यह मंसूबा इंतहाई सफाकाना है। रूस इस तरह से जहां अफगान कौम की नई नस्ल को अपाहिज बनाना चाहता है, वो वहां नई नस्ल को इस जुल्म से दहशत ज़दा भी करना चाहता है ताकि बड़ी होकर यह नस्ल रूस के खिलाफ हथियार न उठाए और रूस अफगान कौम को आसानी से गुलामी की जंजीरों में जकड़ ले और फिर दूसरी मुसलमान रियासतों को गुलाम बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा सके। अली ये सब कुछ सुन रहा था और इसका जहन इंतकामी जज्बे से भरता जा रहा था। इसके जहनो कलब में एक आग लगी हुई थी। इसने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि रूसियों से अपनी प्यारी बहन साइमा के खून का बदला ज़रूर लेगा। जब वो साइमा की लाश लेकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में इसने अपने बाप से पूछा, अब्बू ये रूसी अफगानियों को कत्ल क्यों कर रहे हैं? हम अफगान अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं और यही हमारा जुर्म है। अली के बाप ने जवाब दिया। अली ने फिर पूछा कि अब्बू ये रूसी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्यों दुश्मन हैं? अल्लाह ने तो हम सबको पैदा किया, हमारे लिए तरह तरह के फल उगाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो तो काफिरों के बच्चों से भी प्यार करते थे और इनके मुखालिफ बीमार होते तो इनकी तीमारदारी को जाते, इनकी सेहत की दुआ करते। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया तो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने आप पर बहुत जुल्म किए थे। अली की ये बातें सुनकर अली के बाप ने कहा, बेटा रूसी शैतान को मानते हैं और शैतान अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। रूसियों का अकीदा है कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं और इंसान, हैवान और नबातात सब कुछ खुद ब खुद पैदा हो गए थे। वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, इसलिए जुल्म करते हुए बिल्कुल नहीं डरते और इस जुल्म का जवाब उन्हें आखिरत में देना पड़ेगा। और बेटा जो कौम भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाती वो इंतहाई जालिम कौम बन जाती है। जब वो गांव पहुंचे तो इन्हें मालूम हुआ कि गांव के कई और बच्चे भी इन बारूदी खिलौनों से शहीद हो गए थे और बेशुमार जख्मी। साइमा की अम्मी और फुफी साइमा की लाश देखकर बहुत रोईं। जब वो रो रही थी तो अली ने कहा, अम्मी आंसू पूंछ लें।
میں اپنی بہن کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے ایک ایک روسی کو قتل کروں گا اور خدا کے ان دشمنوں کو بتا دوں گا کہ جو قوم خدا کو نہیں مانتی جتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو بالآخر تباہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اس قدر بچوں کے شہید اور زخمی ہونے کی وجہ سے پورے گاؤں پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ والدین نے اپنے بچوں کو گھروں سے باہر جانے سے روک دیا تھا اور کئی گھرانے تو پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ علی بظاہر خاموش اور اداس نظر آ رہا تھا، مگر انتقام کے شعلے اس کے دل میں تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ رات کو خوابوں میں اکثر اسے اپنی بہن سائمہ زخمی حالت میں تڑپتی نظر آتی۔ اس نے کئی دفعہ اپنے باپ سے اجازت مانگی تھی کہ اسے مجاہدین کے پاس جانے دے، مگر اس کا باپ ہمیشہ کہتا کہ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، ابھی تم بندوق نہیں اٹھا سکتے۔ وہ جب اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتا تو خود بھی رونے لگتا۔ خلیل بھی اب پہاڑ پر کبھی کھیلنے نہیں گیا تھا اور وہ سارا دن اپنی امی کے پاس اداس بیٹھا رہتا۔ بکری نے سائمہ اور اپنے بچے کا غم زیادہ ہی محسوس کیا اور ایک دن صبح کو وہ مردہ پائی گئی۔ ایک دن صبح کے وقت وہ سب گھر کے صحن میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ انہیں جہاز کی تیز آواز سنائی دی اور پھر انہوں نے بم گرنے اور دھماکوں کی آوازیں سنی۔ ابھی وہ محفوظ جگہ جا کر چھپنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بم ان کے گھر پر گرا اور بم کے پھٹتے ہی علی کی امی اور پھپھی فوراً شہید ہو گئی۔ علی اور اس کا باپ بھی زخمی ہو گئے۔ مکان کا بہت زیادہ حصہ گر چکا تھا۔ علی کے زخم تو معمولی تھے مگر اس کے باپ کو گہرے زخم آئے تھے۔ علی کے باپ نے علی سے کہا بیٹا تم نے کئی دفعہ مجھ سے مجاہدین کے پاس جانے کی اجازت مانگی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں۔ خلیل کو ساتھ لے کر فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ علی نے باپ کے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھ کر اس سے کہا ابو آپ بہت زخمی ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ علی کے باپ نے کہا علی تم میری فکر نہ کرو، میں زندہ بچ گیا تو بھی میں تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ وقت بہت تھوڑا ہے، دشمن کے ٹینک اور توپیں بہت جلد گاؤں کو محاصرے میں لے لیں گی، کیونکہ دشمن کا طریقہ واردات یہی ہے کہ پہلے ہوائی حملہ کر کے تباہی مچاتا ہے اور پھر ٹینکوں سے محاصرہ کر لیتا ہے۔ بیٹا ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور اگر مرنا ہی ہے تو لڑتے ہوئے مریں گے، مگر تم ابھی بچے ہو، تم نے بڑے ہو کر وطن کی آزادی کی جنگ لڑنا ہے اور اگر دشمن نے تمہیں پکڑ لیا تو پھر وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے تم میرا حکم مانو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اور ہاں عام راستے سے نہ جانا، ادھر دشمن کی فوج آ رہی ہوگی۔ پہاڑ کی پچھلی طرف سے جانا، بارودی کھلونوں اور بارودی سرنگوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا، اپنے چھوٹے بھائی خلیل کا خیال رکھنا اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ پھر اس نے علی کو ایک تھیلی دی اور کہا اس میں کچھ پیسے ہیں، تمہارے کام آئیں گے۔ اس کے بعد اس کے باپ نے علی کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا اسلام کے پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھنا اور اللہ کے حضور مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ خدا کرے سب افغان بچے افغانستان کا پرچم بلند کریں، ہماری فکر نہ کرنا، ہم دشمن کا آخری دم تک مقابلہ کریں گے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اپنے رومال کو پھاڑا اور اپنے باپ کے زخموں پر پٹی باندھنے لگا۔ پٹی باندھنے کے بعد اٹھا، اپنی شہید ماں اور پھپھو کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں انتقام کے شعلوں کے ساتھ پچھلی طرف سے گھر سے باہر نکل گیا۔ چھپتا ہوا وہ خلیل کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ یہاں اسے ہوائی حملے کے علاوہ کسی چیز کا خطرہ نہ تھا۔ وہ دونوں ایک جھاڑی میں چھپ گئے اور اپنے گاؤں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کچھ گھروں سے دھواں اٹھ رہا تھا، گاؤں کا زیادہ تر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ انہوں نے کئی عورتوں اور بچوں کو گاؤں سے نکلتے دیکھا جو محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں گاؤں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ انہوں نے دشمن کی گاڑیاں گاؤں کی طرف آتے دیکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن نے گاؤں کو محاصرے میں لے لیا، پھر توپوں سے گاؤں پر گولے برسائے جانے لگے۔ کلاشن کوفوں سے مسلح وہ گاؤں کی طرف بڑھنے لگے کہ یکلخت سامنے سے گولیاں برسنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے 20 فوجیوں کی لاشیں زمین پر تڑپنے لگیں۔ دشمن ہوشیار ہو گیا، ایک بار پھر توپوں سے گولہ باری شروع کر دی اور دشمن کے فوجی چھپ چھپ کر آگے بڑھنے لگے۔ علی کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ورنہ وہ یہاں سے کئی فوجیوں کو گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ جب دشمن کی لاش زمین پر گرتی تو اسے بہت خوشی ہوتی۔ پھر اچانک گاؤں کی طرف سے گولیاں چلنا بند ہو گئیں اور اس نے دیکھا کہ دشمن کے فوجی گاؤں میں داخل ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ کئی عورتوں، مردوں اور بچوں کو دشمن کے فوجی گاؤں سے باہر کھلے میدان میں لے آئے۔ پھر سب کو انہوں نے گولیوں سے شہید کر ڈالا، گاؤں کو آگ لگا دی۔ علی کا دل تڑپ اٹھا اور خلیل یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ سہم گیا۔ علی کو اب یقین ہو گیا کہ اس کا باپ بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھا اور خلیل کو ساتھ لیے پہاڑ کی دوسری طرف نیچے اتر گیا۔ وہ دونوں مسلسل شام تک چلتے رہے اور رات کو ایک محفوظ جگہ ڈھونڈ کر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ دونوں بہت خوف زدہ تھے۔ اتنی کم عمری میں اتنا خوفناک سفر کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نہ دشمن کے ٹھکانوں کا علم، نہ اپنے دوستوں کا پتہ کہ کہاں ملیں گے۔
सारा दिन सफ़र कर करके थके हुए थे, इसलिए जल्द ही नींद आ गई। मगर रात भर अली डरावने ख्वाब देखता रहा। दोनों सुबह उठे और फिर चल पड़े। वो एक एक कदम मोहतात होकर उठा रहे थे। अगर कहीं दूर से भी कोई इंसान नजर आ जाता तो वो रास्ता बदल लेते कि कहीं ये दुश्मन के सिपाही ना हो। एक जगह उन्हें पानी का चश्मा नजर आया तो वहाँ बैठकर उन्होंने घर से नानों के जो खुश्क टुकड़े लिए थे वो पानी में भिगो कर खाए। पानी पिया और फिर चल पड़े। खलील जहाँ तक जाता अली इसे अपने कंधों पर उठा लेता और अगर दुश्मन का जहाज नजर आ जाता तो फौरन किसी झाड़ी के नीचे या फिर पत्थरों की ओट में छुप जाते। इसी तरह मुसलसल वो 2-3 दिन तक सफर करते रहे। दोनों के पाँव में छाले पड़ चुके थे, इनसे चला नहीं जा रहा था। इनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। खलील की भूख से बहुत बुरी हालत थी और बार बार अली से कह रहा था, भाईजान मुझे बहुत भूख लगी है। और अली इसे तसल्ली दे देता कि थोड़ी दूर आगे जाकर खाने को कुछ मिल जाएगा। खुद इसका अपना हाल भी भूख से बहुत बुरा था। दोनों से चला नहीं जा रहा था मगर चल रहे थे। मौसम काफ़ी गर्म था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मगरिब से स्याह घटाएं उठी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। बिजली चमक रही थी और इसकी कड़क से पहाड़ लरज रहे थे। बड़ी तेज़ हवा चल रही थी। खलील इस तूफान से ज़्यादा ही डर गया था, इसलिए वो रोने लगा। अली ने इसे उठा लिया मगर हवा इस कदर तेज़ थी कि इनसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। और फिर देखते ही देखते यालाबारी शुरू हो गई। पहाड़ पर छुपने के लिए कोई जगह न थी। ओले इनके सरों पर पड़ रहे थे। खलील को ओलों से बचाने के लिए अली ने अपनी चादर खलील के सर पर लपेट दी थी। ओले बहुत बड़े बड़े थे। जब अली के सर पर पड़ते तो अली को बहुत दर्द होता। ओलों से बचने के लिए वो एक झाड़ी के नीचे बैठ गए। यालाबारी तो थोड़ी देर बाद रुक गई मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहले गर्मी से बुरा हाल था और अब खलील सर्दी से ठठर रहा था। शाम को जब बारिश थमी तो पहाड़ी नाला पानी से भर चुका था। इसमें से गुजरने वाले पानी का शोर दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। इतने तेज और ज्यादा पानी में वो नाला अबूर नहीं कर सकते थे। खलील को बुखार हो गया था और बुखार आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जा रहा था। एक तरफ भूख और दूसरी तरफ बुखार से खलील तड़प रहा था। अली से खलील की यह हालत देखी न जा रही थी। इसने खलील से कहा कि अगर तुम यहाँ अकेले रह सको तो मैं नाला पार करके दूसरी तरफ जाता हूँ ताकि अगर खाने को कुछ मिल सके तो तुम्हारे लिए ले आऊँ। मगर खलील ने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। अली बहुत परेशान था। वो खुदा से दुआ करने लगा कि या अल्लाह हमारी मदद कर और पहाड़ी नाले का पानी जल्द उतार दे ताकि हम इसे अबूर कर सकें। अल्लाह हमेशा मासूम बच्चों की दुआ सुनता है। थोड़ी ही देर में अली ने महसूस किया कि जैसे करीब से कुछ आदमी गुजर रहे हों। पहले तो वो डर गया, लेकिन खलील की हालत देखते ही इसने फैसला किया कि ख्वाह वो आदमी दुश्मन के ही क्यों न हो, मैं इनसे मदद ज़रूर लूँ। वो आवाज़ें देता हुआ इस तरफ दौड़ पड़ा जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। अली की आवाज़ें सुनकर वो आदमी रुक गए। अली जब इनके करीब पहुंचा तो इसने देखा कि वो 7 आदमी थे और सब के सब मुसल्ले थे। इसने बगैर डरे सारी बात बता दी। बाद में इसे पता चला कि वो मुजाहिदीन थे और दुश्मन की एक चौकी पर हमला करने जा रहे थे। बच्चों की यह हालत देखते हुए मुजाहिदीन के कमांडर ने यह फैसला किया कि 6 आदमी हमला करने जाएंगे और एक इन बच्चों को वापस ले जाएगा। इसने अली को खलील के लिए थोड़ा सा गुड़ दिया जो इसके पास था। इस गुड़ के अलावा इनमें से किसी के पास भी खाने को कुछ न था। एक मुजाहिद अली और खलील के पास रह गया, दूसरे हमले करने चले गए। खलील ने जब गुड़ खाया तो इसे भूख में कमी महसूस हुई। मुजाहिद ने अपनी चादर खलील के जिस्म पर लपेट दी और थोड़ी देर बाद जब नाले का पानी उतर गया तो वो इन्हें लेकर दूसरी तरफ चला गया। खलील को उठाए वो कई घंटों चलते रहे और आखिरकार वो मुजाहिदीन के एक छोटे से मरकज़ में पहुंचे। ये मरकज़ एक पहाड़ी के अंदर वाक़ था और गार नुमा था। शायद मुजाहिदीन से पहले यहाँ जंगली जानवर रहते होंगे। मुजाहिदीन ने इसे साफ करके रहने के काबिल बना दिया था। मुजाहिदीन ने इन्हें रात का बचा हुआ खाना दिया और गरम गरम चाय पिलाई। एक मुजाहिद के पास बुखार की चंद गोलियां थीं। इसने खलील को खाने के लिए वो गोलियां दी। थोड़ी देर बाद खलील सो गया तो अली भी सोने के लिए लेट गया। सुबह जब उठे तो खलील का बुखार उतर चुका था। मुजाहिदीन अभी नाश्ता कर रहे थे कि रात को मुजाहिदों का जो ग्रुप छापा मार कार्रवाइयों के लिए गया था वापस आ गया। मुजाहिदीन के कमांडर ने आते ही सबसे पहले अली और खलील का हाल पूछा और फिर बताया कि शब खून कामयाब रहा। दुश्मन के 20 से ज़्यादा फौजी मारे गए और कई गाड़ियाँ तबाह कर दी। बहुत ज़्यादा असला हमें माले गनीमत में मिला। फिर कमांडर ने वो असला दिखाया जो माले गनीमत में मिला था। अली और खलील वहाँ 3 दिन तक रहे। फिर कमांडर ने एक मुजाहिद के साथ उन्हें पिछले मरकज़ में भेज दिया जो मुजाहिदीन का इस सूबे में हेडक्वार्टर था। कमांडर इस वक्त मुजाहिदीन को अमली तरबियत का सबक दे रहा था। मुजाहिदीन के चीफ कमांडर ने जब अली और खलील की कहानी सुनी तो इसे बहुत दुख हुआ। इसने अली से कहा कि बेटा, अफगानिस्तान में हर जगह यही जुल्म हो रहा है।
कहीं बारूदी खिलौनों और कहीं जहरीली गैस से रूस मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह मुजाहिदीन को फतह याब करेगा। अली ने कहा कि दुश्मन के पास तो बमबार, तैयारे, हेलीकॉप्टर, टैंक और दूसरा जदीद असला है, निहत्ते मुजाहिदीन इसका मुकाबला कैसे करेंगे। अली के सवाल पर कमांडर ने कहा, बेटा दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जंग बदर में मुसलमानों के पास कितना असला था, लेकिन 3 गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन पर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम भी अपने वतन को रूस से आज़ाद करा लेंगे और फिर अफ़गानिस्तान में इस्लाम का परचम सर बुलंद कर देंगे। चंद ही दिनों में अली मुजाहिदीन में घुल मिल गया और फिर एक दिन इसने कमांडर से कहा कि मुझे भी बंदूक दी जाए, मैं दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। कमांडर ने अली को समझाया कि अभी तुम छोटे हो, मैं तुम्हें और खलील को पाकिस्तान भेज रहा हूँ, वहाँ तुम स्कूल में अपनी तालीम मुकम्मल करना और फिर वापस आकर जिहाद में शरीक हो जाना। मगर अली ने कहा, मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि बंदूक भी ना उठा सकूँ, और अब मुझे जो तालीम चाहिए वो बंदूक चलाने की है, और वो तालीम मुझे पाकिस्तान में नहीं मुजाहिदीन के इस मरकज़ से मिल सकती है। कमांडर ने बहुत समझाया मगर अली अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। आखिर कमांडर को अली की बात मानना पड़ी। कमांडर ने अली से कहा कि तुम 6 माह तक इस मरकज़ में मुजाहिदीन के साथ रहोगे, किसी छापा मार कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त ना होगी, और तुम इस दौरान में मरकज़ में मुजाहिदीन के दूसरे काम करोगे, मसलन चश्मे से पानी लाओगे, ईंधन इकट्ठा करोगे, इसके बाद तुम्हें बंदूक दे दी जाएगी। अली ने ये शराइत खुशी से मान ली और खलील को पाकिस्तान भेज दिया गया। जाती दफ़ा खलील बहुत रोया, मगर अली ने इसे तसल्ली दी कि वो इसे मिलने पाकिस्तान ज़रूर आया करेगा। 6 माह बाद जब अली को चीफ कमांडर ने बंदूक दी तो अली बहुत खुश हुआ। इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। जब अली को बंदूक और दूसरे हथियार चलाने आ गए तो चीफ कमांडर ने अली को छोटी छोटी छापामार कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की इजाज़त भी दे दी। इन छोटी छोटी कार्रवाइयों में अली ने साबित कर दिया कि वो किसी भी दूसरे मुजाहिद से कम नहीं। अली ने जल्द ही तैयारा, शिकन तोप और रॉकेट लॉन्चर चलाना भी सीख लिया, और फिर इसे हर किस्म की लड़ाई में शिरकत की इजाज़त मिल गई। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।